इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो ना तो कोई विज्ञापन है और न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आमंत्रण। वीडियो में कही गई बात कानूनी सलाह नहीं है और न ही एडवोकेट सुबोध गुप्ता इसकी पूर्ण सत्यता और प्रामाणिकता का दावा करते हैं। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। यदि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आप उसे बेचने का मन बना चुके हो, आपको कोई बायर मिल गया है, तो आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हज़ारों सवाल हो सकते हैं वैसे तो आपके मन में, पर ये 5 सवाल तो आप उससे पहले पूछ ही लेना। और ये 5 सवाल पूछने इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि अगर आपने 5 सवाल शुरू में नहीं पूछे तो कहीं ना कहीं जब आपकी ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएगी, आप एग्रीमेंट कर लेंगे और रजिस्ट्री तक कहीं ना कहीं कोई ना कोई लफड़ा फंस सकता है, कोई ना कोई पेच फंस सकता है, जिससे कि बाद में आपकी डील ख़राब हो सकती है, आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पहला सवाल आप उससे पूछिए कि भाई साहब, आप प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन किसके नाम पर करवाएंगे। ये सवाल पूछना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अनेकों दशाओं में मैंने देखा है कि नकली लोग क्लाइंट बन के आ जाते हैं, आपसे एग्रीमेंट कोई और कर रहा है, बाद में रजिस्ट्री वाले दिन कोई और आदमी आ रहा है कि इसके नाम पे रजिस्ट्री करा दो, ये मेरा नॉमिनी है। पता नहीं वो कौन है, उससे आपने पैसा लिया भी नहीं, उसके साथ कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं हुई आपकी, उसके साथ कोई आपने उसके KYC यानी आधार पैन कार्ड की डिटेल भी नहीं लिए। तो ऐसा करना कानूनी रूप से ख़तरनाक है। इसमें कई इनकम टैक्स के इम्प्लीकेशन भी हैं और मामला पेचीदा हो सकता है और आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। तो जितने भी ये सवाल मैं इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ आपको, हर एक सवाल पे एक सेपरेट वीडियो बन सकता है। हर क्वेश्चन इतना सीरियस है अपने आप में, पर शॉर्ट में इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको ये पूछना है कि रजिस्ट्री किसके नाम पे होगी। जिस आदमी के नाम पे रजिस्ट्री होगी उसी के साथ ही आपको एग्रीमेंट बनाना है, उसी का आधार की कॉपी लेनी है, उसी के पैन कार्ड की कॉपी लेनी है, एग्रीमेंट पे भी साइन उसी के कराने हैं, अपनी उपस्थिति में अपने साइन सामने कराने हैं। ये भी पूछना है कि जिस व्यक्ति के नाम पे रजिस्ट्री होगी वो खुद फिजिकली रजिस्ट्री वाले दिन रजिस्ट्रार ऑफिस में आएगा या नहीं आएगा, या कोई पावर ऑफ अटॉर्नी, कोई GPA वगैरह बना के किसको देगा, और वही व्यक्ति के अकाउंट से आपको अपने अकाउंट में पैसे लेने हैं जिसके नाम पे रजिस्ट्री होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है भाई साहब पैसे के बारे में। उसे ये पूछना है कि भाई साहब, आपके पास पैसा है मेरी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए या नहीं है। अभी खाते में पड़ा है, अगर आपकी प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए है तो 50 लाख रुपए तैयार पड़े हैं आपके पास या नहीं पड़े हैं। अगर नहीं है तैयार तो आप मुझे बताइए कि अगर हम एग्रीमेंट बना रहे हैं उसमें 2 महीने का या 3 महीने का या 45 दिन का समय लिख रहे हैं, तो ये 50 लाख रुपए आप कहाँ से लाओगे। टोकन मनी तो आज आप ले आए 2-4 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, बाकी के कहाँ से लाओगे। ये पूछना है बायर से। क्यों है ये ज़रूरी पूछना। आपको लग सकता है तो उसकी टेंशन है, उसने नहीं दिए तो हम जब्त कर लेंगे। इतनी आसान कहानी नहीं है, जब्त करना भी उतना आसान नहीं है। तो अगर उसके पास पैसे नहीं हुए तो आपकी जो डील है वो प्रॉब्लम में पड़ेगी। हो सकता है आपने आगे कोई और प्रॉपर्टी खरीदने की डील कर रखी हो, उस पैसे का आपको कुछ और करना हो, आपकी जीवन की कुछ और प्लानिंग हो, वो सारी खराब होगी। इस दौरान ऐसा भी हो सकता है कि वो बाद में बोले कि मुझे तो अभी पैसे नहीं है, मुझे तो बैंक से लोन लेना पड़ेगा। बैंक से लोन लेगा तो वो आप बैंक बीच में इन्वॉल्व हो जाएगा, बैंक का अपना समय खर्च होगा लोन को सैंक्शन करने में, डिस्बर्स करने में। ज़रूरी भी नहीं है कि बैंक उसे लोन दे दे। हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी की लीगल चेन में कुछ प्रॉब्लम हो, इसलिए बैंक लोन देने से मना कर दे। इसलिए भी हो सकता है कि सामने वाले का सिविल स्कोर अच्छा ना हो, उसकी इनकम ही ठीक ठाक ना हो, इसलिए बैंक उसको लोन देने से मना कर दे। तो उसके पास सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या हैं। ऐसा भी होता है कई बार कि जब हम अपनी प्रॉपर्टी किसी को बेच रहे होते हैं तो सेलर का ही लोन किसी बैंक से चल रहा होता है, हमारा ही लोन चल रहा है किसी बैंक से। तो लोन चल रहा है तो हमारे पास यानी सेलर के पास उतने पैसे ही नहीं है कि बैंक का लोन चुकता करके प्रॉपर्टी बेचे। उस स्थिति में हम बायर से ही रिक्वेस्ट करते हैं कि इतने पैसे मेरे बैंक के लोन के आप चुकता कर दो, इतना मुझे एडवांस दे दो एटलीस्ट। तो पैसे का उसके पास क्या इंतजाम है, वो इंतजाम रेडी है या उसने भी कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, वहाँ से उसका पैसा आएगा फिर ये खरीदेगा।
उसका पक्का इंतजाम है, कच्चा पक्का इंतजाम है, होता दिख रहा है, नहीं होता दिख रहा है, ये स्थितियां समझ लेना, आपके लिए समझनी जरूरी है। उसके हिसाब से ही फिर एग्रीमेंट बनेगा और उसके हिसाब से ही एग्रीमेंट की शर्तों में आवश्यक चेंजेस करने पड़ते हैं। दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन जो आपको बायर से पूछना चाहिए वो ये है कि आप रजिस्ट्री वाले दिन मेरी जो प्रॉपर्टी है, जो उसका कब्जा है, वो खाली कब्जा लेना पसंद करेंगे या किराएदार के साथ लेना पसंद करेंगे। ये क्वेश्चन तभी पूछना है जब आपकी प्रॉपर्टी में ऑलरेडी कोई किराएदार हो और आपने कोई लीज एग्रीमेंट बना रखा हो और वो उस प्रॉपर्टी में रह रहा हो, या अगर वो कमर्शियल है तो वो अपना काम कर रहा हो। ये पूछना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब वर्बल शुरू में बातें होती हैं तब आपको ये समझना है उससे कि आपको मकान अपना खाली करा के उसे बेचना है या किराएदार के साथ ही उसे दे देना है। कुछ बायर तो पसंद करते हैं कि किराएदार को मत हटाइए, ऐसे कैसे हमें दे दीजिए, हम इसे अपना किराएदार बना लेंगे, नया किराएनामा बना लेंगे, हम रेंट ले लेंगे। कुछ कहते हैं नहीं भाई साहब, हमें तो खाली करा के दो प्रॉपर्टी। तो ज़रूरी नहीं है कि जब आप अपने किराएदार को बोलोगे कि मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, आप इसे खाली कर दें तो वो कर ही दे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि अभी तो आपका बायर लालच में बोल दे हाँ मुझे किराएदार के साथ दे दो प्रॉपर्टी, किराएदार को मत निकालो, लेकिन जब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो जाएगी और बाद में उस किराएदार ने इस बायर को अगर टाइम पे किराया नहीं दिया, खाली करने से मना किया, तो वो फिर आप पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देगा कि आपने उसे वैकेंट पीसफुल पोजीशन नहीं दिया, खाली कब्जा नहीं दिया आपने उसे प्रॉपर्टी का, आपके ऊपर केस कर देगा, उस पर तो करेगा ही करेगा, आप पे भी करेगा। तो ये समझना ज़रूरी है क्लियर शर्तों में, अगर प्रॉपर्टी आपकी एग्जिस्टिंग किराए पे चढ़ी हुई है कि आपको उसे खाली करा के कब्जा देना है या किराएदार के साथ देना है, और इसमें जो भी सहमति बनती है उस बात को डिटेल में एक कानूनी भाषा में एग्रीमेंट के अंदर लिखना है ताकि बाद में कोई अगर विवाद हो जाए तो आप सुरक्षित रहें। क्वेश्चन नंबर 4, आपको उससे ये पूछना है कि आप जो टोटल पैसा हमारा निर्धारित हुआ है प्रॉपर्टी का, कितना कितना पैसा कितनी कितनी तारीख तक किस किस स्टेज पे दोगे। आमतौर पे तो हम एग्रीमेंट में लिखते ही है कि भाई रजिस्ट्री वाले दिन या उससे पहले दे देंगे, ऐसा सामान्य तौर पे लिखा रहता है। लेकिन मेरा सुझाव यह है इसे थोड़ा और बाइफरकेट करने की कोशिश करो, इसे थोड़ा और तोड़ो बात को। कुछ पैसे ठीक है एग्रीमेंट के समय पे ले लिए, तो कोई ऐसी टाइमलाइन बनाने की कोशिश करें कि भाई अगर मान लो आपका किसी सोसाइटी में फ्लैट है, आपको किसी सरकारी विभाग से कोई एनओसी या ट्रांसफर परमिशन चाहिए उसको बेचने के लिए, तो आप उसमें लिख दें कि जिस दिन ट्रांसफर परमिशन अप्लाई कर दूंगा उस दिन 5 लाख रुपया और दोगे, जिस दिन ट्रांसफर परमिशन आ जाएगी उस दिन 10 लाख रुपया और दोगे। तो इस तरह से टाइमलाइन लिखने का प्रयास करें। टाइमलाइन लिखने से अचानक ऐसा नहीं होगा कि 3 महीने का टाइम आपने एग्रीमेंट में लिख दिया, फॉर एग्जांपल रजिस्ट्री वाला दिन से पहले दिन भी आप उससे पैसे मांग रहे हो तो भी वो कह रहा है भाई साहब मैं कल आऊंगा और कल दूंगा, क्योंकि मेरे पास तो टाइम है अभी कल का रजिस्ट्री के हिसाब से, और अगले दिन भी वो नहीं आता। अगले दिन नहीं आता तो फिर एक झगड़ा शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप बोलोगे मैं रजिस्ट्री नहीं कराऊंगा, टाइम निकल गया, मैं तुम्हारा बयाना जब्त करूंगा। पर जो अच्छे सेलर हैं या ज्यादातर जो सेलर हैं जो प्रॉपर्टी अपना बेचना चाहते हैं, वो इसलिए तो एग्रीमेंट नहीं करते कि पैसे ना आए और फिर हम उससे झगड़ते फिरे या उसका बयाना जब्त कर लें। हम तो प्रॉपर्टी बेचना ही चाहते थे, हमें पैसे की आवश्यकता थी, हमें उस पैसे का कुछ और करना है या प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करना है, कोई दूसरी प्रॉपर्टी लेनी है, विदेश जाना है, बेटी ब्याहनी है, 100 काम है हमारे, तो हमें पैसा चाहिए था तभी तो एग्रीमेंट किया था। इसलिए थोड़ी एग्रीमेंट किया था कि ये पैसे टाइम पे ना दे पाए और हम बयाना जब्त कर ले और फिर दूसरा ग्राहक ढूंढने निकले। हाँ, पैसा टाइम पे अगर उसने नहीं दिया तो कई बार फायदा भी हो जाता है। फायदा ये हो सकता है कि उस दौरान आपकी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाएं और आपको एक बहाना मिल जाए कि तुमने मेरे पैसे टाइम पे नहीं दिए, अब मैं सौदा कैंसिल कर रहा हूँ, मैं दूसरे को बेचूंगा, वो एक अलग स्टोरी है। पर टाइम लाइन को डिफाइन करने की और टुकड़ों में बांटने की कोशिश करें और समय को कम से कम रखें। जितना ज्यादा आप एग्रीमेंट में समय रखोगे, 6 महीने 4 महीने, उतना ज्यादा चांस है कि कुछ ना कुछ ऐसा पंगा हो जाएगा उस लंबे अंतराल में, भूकंप आ जाए, बिल्डिंग गिर जाए, आदमी मर जाए, दिवालापन हो जाए, बिजनेस ठप हो जाए, कोविड हो जाए, पता नहीं क्या हो जाए, अनसर्टेन लाइफ है।
तो जितना कम पीरियड रखेंगे उतनी डील शॉर्ट एंड स्वीट होगी और जल्दी क्लोज होगी, आप भी फ्री होगे, वो भी फ्री होगा। पांचवा मुख्य प्रश्न है जो कि लगभग हर प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में बायर से पूछा ही जाता है, नहीं भी पूछा जाता तो बायर खुद ही बताता है, और वो क्वेश्चन ये है कि भाई साहब टोटल सौदा अगर फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपए का है तो इसमें कितने पैसे नकद दोगे और कितने पैसे चेक से दोगे, हैं? ब्लैक वाइट और ये गैर कानूनी बातें और गैर कानूनी ज्ञान तो सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे बांटा नहीं जा सकता, ये तो आप भी समझते हो और मैं भी समझता हूँ, है ना। फिर भी सच्चाई क्या है? सच्चाई तो यही है कि भारत के हर गांव हर शहर में एक सर्कल रेट डिसाइड कर रखा होता है सरकार ने। उस सर्कल रेट के हिसाब से प्रॉपर्टी पे स्टैम्प ड्यूटी जाती है। सर्कल रेट हो सकता है 25 लाख रुपए हो किसी प्रॉपर्टी का, पर असलत में उसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए हो, तो 75 लाख रुपए कैश का लेन देन हो रहा है। कितने भी कानून बना लें कि कैश ट्रांजैक्शन इलीगल है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के मुताबिक या इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक ये इनवैलिड ट्रांजैक्शन है, कुछ भी कर लें, लेकिन हकीकत तो ज़मीनी स्तर की यही है कि हर प्रॉपर्टी में कैश इन्वॉल्व होता है। अब कैश इन्वॉल्व हो गया तो सेलर को अपनी सिचुएशन समझनी है। अगर बायर ये कहता है कि मैं पूरा का पूरा पैसा दूंगा चेक से, वाइट का, मेरे पास कोई ब्लैक पैसा नहीं है भाई साहब, मैं ईमानदार आदमी हूँ, हम कहाँ से नकद लाएंगे, तो आपको ये सोचना है कि अगर वो पूरा पैसा आपको चेक से दे रहा है तो आपका कैपिटल टैक्स गेन कितना लगेगा, आपने प्रॉपर्टी कितने की खरीदी थी, इंडेक्स्ड वैल्यू उसकी कितनी आ गई है, अगर आप पूरा पैसा ले लेते हो तो कितना टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, और फिर उस टैक्स को बचाने के उपाय भी हैं, वो एक अलग बात है। तो आपको ये समझना है। दूसरा, आपको ये समझना है कि ये जो पैसा आप ले रहे हो उस बायर से, इसका अल्टीमेट यूज आपको करना क्या है। अगर आपको कोई और फ्रेश प्रॉपर्टी खरीदनी है और सामने वाला जिससे आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है वो भी आपसे चेक से पैसे सब लेने को तैयार है, तब तो आप चेक से ले लोगे और आगे चेक चला जाएगा, आपका काम तो आसान हो गया। मुझे बोलते बोलते पसीने आ रहे हैं क्योंकि ऊपर फैन नहीं चल रहा है, एसी भी बंद कर रखा है, अदरवाइज ऑडियो खराब हो जाता है। और पैसे की बात है, पसीना खून पसीने से कमाया हुआ पैसा है तो वैसे भी पसीना आ जाता है। अब कैश लेने में रिस्क है बहुत सारे, क्योंकि ये कोई 500, 1000, 5000 रुपए कैश लेन देन की बात तो हो नहीं रही, ये तो लाखों रुपए कैश एक्सचेंज करने की बात हो रही है, करोड़ों भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर प्रॉपर्टी। अब भाई साहब कब नोट बंद हो जाए, कब कौन सा नोट बंद हो जाए, नया नोट आ जाए, कौन सी सीरीज बंद हो जाए, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इसकी प्रिडिक्शन मैं तो कर नहीं सकता। रात के 8 कभी भी बच सकते हैं। अब वो पैसा आपने कब लेना है, यानी किस जगह पे लेना है, ये भी अपने आप में एक रिस्क है कि आप किस जगह पे कैश ले रहे हैं, अपने घर पे ले रहे हैं, उसके घर पे ले रहे हैं, दुकान पे ले रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में ले रहे हैं, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में ले रहे हैं, कार में ले रहे हैं, एम्बुलेंस में बैठ के ले रहे हैं, कहाँ ले रहे हो, रिस्क है ना। चलो कोई बात नहीं, इस रिस्क से निपट लेंगे, कैश ले लिया, इस रिस्क से भी निपट लेंगे। उस कैश का एंड यूज आपको देखना पड़ेगा। अगर आप फ्रेश कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो और सामने वाला भी आपको कह रहा है भाई साहब मैं वाइट के पैसे नहीं लूंगा, मैं चेक से पैसे नहीं लूंगा, आपको मुझे नकद देना पड़ेगा, फिर तो ठीक है, आपका पैसा यहां से नकद आया, आगे नकद चला गया, प्रॉपर्टी का पैसा प्रॉपर्टी में घुस गया, हो गई ट्रांजैक्शन। तो कैश संबंधी जो ट्रांजैक्शन है वो अनलॉफुल भी हैं, इसमें बहुत बड़ा रिस्क भी है, और जब तक बिल्कुल ही कोई ऐसी परिस्थितियां ना हो तो मैं हर व्यक्ति को हमेशा ये एडवाइस करता हूं कि कानून से कभी भी खिलवाड़ मत करिए। आप 100 बार बच जाओगे कानून को धोखा देके, एक दिन जिस दिन खराब होगी किस्मत, कहते हैं ना जब किस्मत खराब होती है तो ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है, उसको लगता है कि मुझे कुत्ता काट नहीं सकता, मैं तो ऊंट पे बैठा हूँ। तो जिस दिन एक दिन किस्मत खराब होती है उस दिन ऐसा लफड़ा पड़ता है कि जो जिंदगी भर की होशियारी थी वो एक झटके में ही निकल जाती है। तो ध्यान से और सतर्कता के साथ अपनी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन करिए।